नमस्कार बच्चों, एक बार फिर आपका हमारे ऑनलाइन एजुकेशन चैनल में स्वागत है। बच्चों, जो लास्ट वीडियो हमारा आपने देखा होगा उसमें आपने चर्चा की होगी, हम मानव अधिवासों के बारे में चर्चा कर रहे थे और साथ साथ में हमने मानव अधिवास किसे कहते हैं उसके बारे में चर्चा की थी। मानव अधिवासों का जो वर्तमान स्वरूप हमारे सामने निकल कर आया, वो क्यों निकल कर आया, उसकी हमने चर्चा की थी। और साथ साथ में हमने आपको बताया था कि मानव जो अधिवास होते हैं वो मुख्य रूप से दो भागों में बांटे जाते हैं। एक तो स्थायी आवासों के रूप में और दूसरा अस्थायी आवासों के रूप में बांटे जाते हैं। तो ये पूरी की पूरी जो हमारी चर्चा चल रही थी, हमारे लास्ट वीडियो में चल रही थी, और आज जो हम चर्चा करने वाले हैं स्थायी और अस्थायी जो अधिवास होते हैं उनके बारे में चर्चा करने वाले हैं कि किस प्रकार से स्थायी और अस्थायी अधिवासों का स्वरूप हमें देखने को मिलता है। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे अस्थायी अधिवास की। देखो, नाम से स्पष्ट हो रहा है, अस्थायी का मतलब होता है ऐसे अधिवास जो निश्चित समय तक ही रहते, कुछ समय तक रहते, लेकिन पूरी तरह स्थायित्व ग्रहण नहीं कर पाते और उनकी स्थापना में मौसम संबंधी दशाओं का, पशुचारण की दशाओं का, या फिर हम ऐसा कहें कि जो शिकार वगैरह की स्थिति होती है उसका महत्वपूर्ण योगदान होता है। ऐसी स्थिति में मानव क्या करता है, कुछ समय के लिए अपने मकान बना लेता है और जैसे ही उसकी आवश्यकता पूरी होती, समय समाप्त होता है, वो दूसरी जगह जाकर अपने मकान बनाना चालू कर देता है। तो स्थान बदल बदल कर जो मकान बनाए जाते हैं उन मकानों को अस्थायी अधिवासों के रूप में जाना जाता है। और ऐसे जो अस्थायी अधिवास हमें देखने को मिलेंगे वो ज़्यादातर ऐसे भागों में देखने को मिलेंगे जहाँ या तो जनजातियाँ निवास करती हैं या जहाँ पर प्राथमिक क्रियाकलापों की प्रधानता पाई जाती है और या जहाँ पर पशुचारण संबंधी क्रियाएं अधिक मात्रा में संपन्न होती हैं। तो चाहे हम मध्य एशिया में जो स्टेपी घास के मैदान है उस पर पाई जाने वाली किर्गिज जनजाति की चर्चा कर लें, या फिर हम साइबेरिया में मिलने वाली एस्किमो जनजाति की चर्चा कर लें, या फिर अरब के मरुस्थल में जो बद्दू जनजाति उसकी चर्चा कर लें, या फिर जम्मू कश्मीर में मिलने वाले गुज्जर बकरवाल जो जनजाति या भोटिया जनजाति है उनकी चर्चा कर लें, या फिर अफ्रीका में जो कालाहारी का मरुस्थल उसमें मिलने वाली बुस्मैन जनजाति की चर्चा कर लें। इन सभी जनजातियों के द्वारा जिन अधिवासों का निर्माण किया जाता है वो मुख्यतः अस्थायी अधिवासों के रूप में होता है, क्योंकि जैसे ही पशुओं के लिए चारा समाप्त होता है ये किसी दूसरे क्षेत्र में जाकर अपने मकान बना लेते हैं, या फिर शीत ऋतु आती है तो शीत ऋतु के आने के बाद में ध्रुवीय क्षेत्रों से कहाँ की ओर आ जाते हैं, निम्नवर्ती अक्षांशों की ओर आ जाते हैं, और जैसे ही ग्रीष्मकाल आता है ये निम्नवर्ती अक्षांशों को छोड़कर वापस ध्रुवीय क्षेत्रों की ओर या उच्च अक्षांश क्षेत्रों की ओर चले जाते हैं। तो जल की उपलब्धता की जो स्थिति होती है वो, और पशुओं के चारे की उपलब्धता की स्थिति, और साथ साथ में इनको जो आखेट और शिकार की सुविधा उपलब्ध होती है अलग अलग समय के आधार पर, उसी के अनुसार ये लोग क्या करते हैं, अपने अधिवास बनाते हैं। हमारे राजस्थान में भी आपने देखा होगा कि जैसे ही ग्रीष्म काल आता है हमारे आसपास, विशेष रूप से पूरी राजस्थान के अंदर, पश्चिमी राजस्थान से भेड़ वाले, बकरी वाले और ऊंट वाले आपको देखने को मिल जाते हैं, और कभी कभार बहुत सारी गायों का झुंड भी आता है जिसको हम बोलते हैं मारवाड़ के नाम से, या मारवाड़ी आ गए, ऐसा हम अक्सर कहते हैं। ये क्यों आते हैं, क्योंकि पश्चिमी राजस्थान के अंदर ग्रीष्मकाल के अंदर चारा समाप्त हो जाता है, घास नहीं रहती, और पूरी राजस्थान में ग्रीष्मकाल के दौरान पश्चिमी राजस्थान की तुलना में नमी ज़्यादा रहती है, थोड़ी बड़ी घास पाई जाती है, क्योंकि रबी का सीजन गया होता है, सिंचाई के दौरान दूब वगैरह मिलती है। तो अपनी भेड़ों को लेकर, अपनी बकरियों को लेकर, या ऊँटों को लेकर, या गायों को लेकर ये पश्चिमी राजस्थान से कहाँ की ओर आ जाते हैं, पूरी राजस्थान की ओर आ जाते हैं। और जैसे ही बरसात का समय आता है वापस ये पूरी राजस्थान से कहाँ की ओर चले जाते हैं, पश्चिमी राजस्थान की ओर। तो इनके द्वारा ये जो रोजाना क्या करते हैं, अलग अलग जगह अपना डेरा डालते हैं। एक दो दिन किसी क्षेत्र में डेरा डालेंगे, अपने तंबू लगाएंगे, और फिर जैसे ही वहाँ का चारा समाप्त हो जाएगा वो थोड़ा आगे निकले, फिर दूसरी जगह जाकर अपने घर बना लिया, तंबू डाला। तो ये बार बार स्थान बदल बदल कर ये जो आवास बनाने की प्रक्रिया होती है बच्चों, ऐसे अधिवासों को ही हम अस्थायी अधिवास के नाम से जानते हैं। अब आगे जो हम चर्चा करेंगे उसकी यदि हम देखें तो देखो, अलग अलग कंडीशन हमें देखने को मिलती है, और ऐसी अलग अलग कंडीशन के अंदर भी हमें अलग अलग प्रकार का स्वरूप देखने को मिलता है। तो हमने मारवाड़ की चर्चा की, रेबारी हैं, गायरी जनजाति है, बंजारे हैं,
ये सारी ऐसी लोग हैं जो समय के आधार पर अपने आवासों को बदलते रहते। तो ये पूरी प्रक्रिया जो थी, ये तो कौन सा था, अस्थायी अधिवास का प्रारूप। अब हम चर्चा करते हैं स्थायी अधिवास किसे कहते हैं। इसका जस्ट जो अपोजिट होता है, अस्थायी का जस्ट अपोजिट जो होता है वो क्या होता है, अस्थायी अधिवास होता है। और अस्थायी अधिवास का मतलब है कि जब भी, जहां भी यदि हम चर्चा करेंगे तो मानव के द्वारा निर्मित किए गए ऐसे अधिवास जो लंबे समय तक पूरी तरह एक जगह पर ही बसे हुए मिलते हैं, या हम ऐसा कहें पूरी तरह जब लोग एक ही स्थान पर बस जाते हैं और उनके द्वारा स्थायी रूप से अपने मकान बना लिए जाते हैं, तो अधिवासों का ऐसा स्वरूप जो होता है क्या कहलाता है, स्थायी अधिवास कहलाता है। बड़े बड़े नगर बन गए, बड़े बड़े शहर बन गए, बड़े बड़े गांव बन गए, इनमें क्या होता है, लोग स्थायी रूप से बस जाते हैं और फिर वहीं पर परमानेंट रूप से रहने लग जाते हैं। तो मानव के द्वारा जब स्थायी रूप से मकान बना लिए जाते हैं तो ऐसे अधिवासों को स्थायी अधिवास के नाम से जाना जाता है। अब ऐसे स्थायी अधिवासों की उत्पत्ति कब हुई, इनके बारे में कोई उचित प्रमाण तो हमें मिलता नहीं, लेकिन फिर भी हम देखें कि उत्तर पाषाण काल से ऐसे स्थायी अधिवासों का जो स्वरूप है वो हमें देखने को मिलता है। जैसे जैसे कृषि की प्रक्रिया स्थिर होती गई, कृषि स्थायी होती गई, मनुष्य ने भी एक ही जगह पर स्थायी रूप से अपने मकान बनाना चालू कर दिया। तो हम ऐसा कह सकते हैं स्थायी कृषि के साथ ही मानव के द्वारा स्थायी अधिवासों को स्थापित करने की जो प्रक्रिया थी वो प्रारंभ हो चुकी थी। और बाद में आगे जाकर जैसे जैसा कृषि का विकास होता गया, ज़्यादा स्थायित्व आता गया कृषि में, मानवीय अधिवासों में भी धीरे धीरे स्थायित्व का स्वरूप हमें देखने को मिलने लगा। अभी मानव जो अधिवास बना रहा है, मकान बना रहा है, वो क्यों बना रहा है, इसकी हम चर्चा करते हैं। देखिए, हाँ, वैसे तो हमने आपसे पहले बताया था शुरू में कि मनुष्य सुरक्षा के दृष्टिकोण से, संसाधनों को स्टोर करने के दृष्टिकोण से, जलवायु की जो प्रतिकूल दशा उससे बचने के लिए अपने मकान बनाता है। लेकिन मानवीय अधिवास जो होते हैं मानव की सभ्यता और संस्कृति के प्रतीक होते हैं। जिस क्षेत्र में जैसी मानव की सभ्यता और संस्कृति मिलेगी वहाँ के अधिवासों का स्वरूप हमें वैसा ही देखने को मिलेगा। और जो स्थायी अधिवास देखने को मिलेंगे वो विशेष रूप से कुछ कारणों के परिणाम होते हैं। किसी भी क्षेत्र में स्थायी अधिवास बनने के पीछे वहाँ कुछ कारण होते हैं ताकि वहाँ स्थायी अधिवासों की स्थापना संभव हो सके। कौन कौन से कारण होते हैं? सबसे पहला, स्थानीय संसाधनों की स्थिति कैसी है। जिस क्षेत्र में जितनी अधिक मात्रा में स्थानीय संसाधन संचित मिलेंगे वहाँ पर स्थायी अधिवासों के विकसित होने की संभावना उतनी अधिक देखने को मिलेगी। तो स्थायी अधिवास जितनी अधिक मात्रा में संचित मिलेंगे, अधिवासों का स्थायित्व ज़्यादा देखने को मिलेगा। बाहरी विश्व से क्या संबंध, आसपास का जो क्षेत्र होता है उससे क्या संबंध देखने को मिलने वाला। भावी उन्नति की संभावना कैसी है, सुरक्षा की स्थिति कैसी है, धार्मिक, सांस्कृतिक और आर्थिक कारक कैसे हैं, ये सारी स्थितियां हैं जो किसी क्षेत्र में स्थायी अधिवासों के लिए जिम्मेदार मानी जाती है। अब मानव क्या करता है, ऐसे अधिवासों का निर्माण अपनी विभिन्न प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करता है और मानवीय आवश्यकताओं के अनुसार ही उसके द्वारा अधिवासों का निर्माण भी किया जाता है। तो ऐसे कौन कौन सी आवश्यकताएं उनकी हम चर्चा कर लेते हैं। भौतिक पर्यावरण की कठोरता को कम करने के लिए मनुष्य अधिवासों का निर्माण करता है। ज़्यादा ठंड पड़ रही है, ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, ऐसी अत्यधिक गर्म दशा से बचने के लिए उसको मकान चाहिए। अत्यधिक ठंड की दशा से बचने के लिए उसे मकान चाहिए। उसके जो खाने योग्य सामग्री है और उपयोग में आने वाली जो सामग्री, उसको बचाव करने के लिए, उसका भंडारण करने के लिए मनुष्य को क्या चाहिए, मकान चाहिए, अधिवास चाहिए। जंगली जानवरों, पशुओं से बचने के लिए उसे क्या चाहिए, अधिवास चाहिए। अपने सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, आर्थिक और शैक्षिक कार्यों को क्रियान्वित करने के लिए भी मनुष्य को अधिवास की आवश्यकता पड़ती है। और साथ साथ हम चर्चा करेंगे पारिवारिक और जो उसका विलासितापूर्ण जीवन है उसको व्यतीत करने के लिए भी उसको अधिवासों की आवश्यकता पड़ने वाली है। तो मानव की बहुत सारी जो आवश्यकताएं मैंने आपको बताई, इनको संपन्न करने के लिए, इनको पूरा करने के लिए उसे एक अधिवास की आवश्यकता पड़ेगी। बिना अधिवास के उसमें स्थायित्व नहीं आ सकता, या ये सारी जो प्रक्रियाएं हैं वो संपन्न नहीं हो सकती। तो मानव के द्वारा अपनी ऐसी मूलभूत आवश्यकताओं को संपन्न करने के लिए उसे अधिवास निर्माण करना आवश्यक हो जाता है। और जब सारी ऐसी दशाएं लंबे समय तक अनुकूल देखने को मिलती हैं तो ऐसे क्षेत्रों में फिर मनुष्य के द्वारा स्थायी अधिवासों का निर्माण किया जाता है, जिसको हम कह सकते हैं कि
कि एक ही जगह पर स्थित जो बस्तियां देखने को मिलती उनका निर्माण मानव के द्वारा किया जाता है। तो ये दो प्रकार के अधिवासों का पैटर्न था बच्चों, इसकी हमने चर्चा की। एक था अस्थायी अधिवास जो मौसमी दशाओं के आधार पर या समय के आधार पर या भोजन सामग्री की उपलब्धता के आधार पर बदलते रहते हैं, और दूसरा था जहाँ पर संसाधनों के पर्याप्त भंडार पाए जाते हैं, उनका संग्रहण देखने को मिलता है, वहाँ मनुष्य पूर्ण रूप से स्थायी निवासी हो जाता है। तो ऐसे क्षेत्र जहाँ पे मनुष्य स्थायी निवासी हो जाता है वहाँ पर जो अधिवासों का स्वरूप हमें देखने को मिलता है वो पूरी तरह स्थायी अधिवासों के रूप में देखने को मिलता है। तो आज का जो हमारा वीडियो था यहीं समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम एक नए टॉपिक की फिर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।